जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लेबोरेटरी के हवाले से बात करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट साथ कनेक्टेड क्वालिटी एश्योरेंस, और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी स्टडी का सेक्शन। यानी आज थोड़ा फोकस रखेंगे कि इस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में आप स्टेबिलिटी स्टडी को कैसे मैनेज करते हैं। आपको पता है किसी भी ड्रग प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी स्टडी होती है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वो एरिया होता है, वो एक्टिविटी है, वो ऑपरेशन है जिसके बगैर आप अपनी प्रोडक्ट को कमर्शलाइज भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास किसी प्रोडक्ट का, किसी न्यू प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी का डेटा नहीं है, उसके ऊपर स्टेबिलिटी स्टडी नहीं है, तो आप उसको कमर्शियल भी नहीं कर सकते। यानी अंदाजा करें कितनी क्रूशल है, आल्दो कि उस प्रोडक्ट का आपके पास मेथड हो, मिनिस्ट्री से अप्रूवल हो, सब कुछ हो, लेकिन जब तक उसके बाद स्टेबिलिटी स्टडी नहीं है, स्टेबिलिटी का डेटा नहीं है, तो आप उस पर हमेशा फंस जाते हैं। चाहे एक साल बाद की केस हो, या उससे पहले का हो, या इनिशियल स्टेज पे हो, किसी भी स्टेज पे आप हो, तो आपके पास स्टेबिलिटी का स्टडी का डेटा होना बहुत ज़रूरी है, और ये डिपार्टमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फोकस ये होगा कि वजह क्या है कि हम इसको मैनेज किस तरह करते हैं। उसमें जो अक्सर फेलियर के हवाले से सवाल ये होता है कि हमारा सैंपल मिसिंग हो जाती है। यानी आपके जो स्टेबिलिटी के सैंपल्स होते हैं, किस मंथ के हैं, किस ईयर के हैं, और क्या रूटीन है, क्या शेड्यूल है, उसमें मिसिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपकी स्टेबिलिटी स्टडी में गैप आ जाता है, जो नहीं होना चाहिए, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा ऑडिट में स्टेबिलिटी स्टडी को बड़ा फोकस रखा जाता है। तो इनको हम समराइज करके डिस्कस करेंगे कि आपने स्टेबिलिटी स्टडी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में किस तरह मैनेज करनी होती है। देखिए फ्रेंड, जब भी आप किसी डिपार्टमेंट में आप क्वालिटी कंट्रोल में हेड है या लीडिंग पोजीशन पे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कि उस सेशन को मैनेज करने के लिए आपके पास स्टाफ होना चाहिए, आपके पास टीम होनी चाहिए, आपके पास नॉमिनेटेड लोग होने चाहिए। अगर आप उस सेक्शन को नॉमिनेट नहीं करेंगे, यानी एक स्टाफ है आपका, उसको डिफरेंट जगहों पे सर्कुलेट करेंगे, तो वो एरिया आपका वीक रहेगा। आप लोगों को कैटेगराइज कर दें, और सेक्शन अपनी लेबोरेटरी में सेक्शनाइज कर दें, चीज़ों को सेक्शन कर दें। यानी जो लेबोरेटरी में क्वालिटी कंट्रोल के लोग हैं, कुछ एरिया में आप रॉ मटेरियल के लोग काम कर रहे हैं, कुछ फिनिश पे काम कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी के सेक्शन के अंदर ही आपके पास नॉमिनेटेड स्पेसिफाइड 1 से 2 या 3 लोग होने चाहिए, डिपेंडिंग के वर्कलोड आपका कितना है। तो ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि आपके पास लोग नॉमिनेटेड होने चाहिए स्टेबिलिटी सेक्शन के अंदर। फिर दूसरा ये कि आपके पास स्टेबिलिटी की एसओपी होना चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन स्टेबिलिटी के हवाले से स्ट्रांग होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास एसओपी स्टेबिलिटी की, जिसमें सारी आपकी चीज़ें डिफाइन हो कि आपने स्टेबिलिटी को परफॉर्म किस तरह करना है। ठीक है। नंबर 2 उसकी है मैनेजमेंट, उसकी प्लानिंग। प्लानिंग स्टेबिलिटी के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास डिफरेंट एरिया के डिफरेंट सेक्शन के प्लान्स होते हैं। स्टेबिलिटी के अंदर आपके पास मंथली प्लान होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और उसके बाद आपके पास एनुअल प्लान होता है, एक शेड्यूल होता है, जिसकी बेस पे आपकी पूरे साल की स्टेबिलिटी चल रही होती है। अच्छा, स्टेबिलिटी का जनरल क्राइटेरिया क्या है कि आप हर प्रोडक्ट जो भी आप कमर्शलाइज कर रहे होते हैं, उस जितनी मैन्युफैक्चरिंग आपके पास साल में हो रही है, उसका एक पेज आप स्टेबिलिटी स्टडी पे लेके जाते हैं लाजमी, चाहे वो आपकी अप्रूव प्रोडक्ट है या कमर्शियल हो रही, कुछ भी हो रही है, लेकिन फिर भी उसकी स्टेबिलिटी आप एक बैच की साल में लाजमी करते हैं। इसके साथ अगर कोई आप ट्रायल एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोई न्यू डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उनके बैजेस पे स्टेबिलिटी पे जाते रहते हैं। वो क्राइटेरिया अलग है। ये इनको मिसिंग होना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हीं को आपको मैनेज करना आपको आना चाहिए। ठीक है। तो पहला स्टेप, आपके पास लोग नॉमिनेटेड होने चाहिए। नंबर 2, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। नंबर 3, आपके पास एसओपी होनी चाहिए। नंबर 4 ये है कि जो आपके पास स्टेबिलिटी सेक्शन है, उसमें प्लानिंग प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो आप कैसे करेंगे? देखिए, जो भी आपके पास सैंपल्स स्टेबिलिटी के होते हैं, आपने देखा कि हर साल का एक जो प्रोडक्शन में बैच मैन्युफैक्चर हो रहा है, आपने उसका बैच उठाना है। उसके लिए आपके पास शेड्यूल होना जरूरी है। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन की एक फाइलिंग होनी चाहिए या रॉ डेटा होना चाहिए, जिसमें आप ये मेंशन करें कि इस प्रोडक्ट का हमने बैच स्टेबिलिटी पे लिया। यानी जैसे वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो, लेट्स से प्रोडक्शन में कोई बैच मैन्युफैक्चर हो रहा है, लेट्स सपोज आपकी कंपनी में 20 प्रोडक्ट बनती है, कोई एक प्रोडक्ट जिस मंथ में मैन्युफैक्चर हुई, उसका आपने सैंपल स्टेबिलिटी के स्टडी चैम्बर के अंदर आपने पास रख देना। आपके स्टेबिलिटी के चैम्बर्स होते हैं जिनमें आप स्टडी करते हैं, और स्टोरेज एरिया भी होता है जो रूम लॉन्ग टर्म की स्टडी होती है। स्टेबिलिटी स्टडी आपकी एक्सेलरेटेड स्टडी होती हुई है, और लॉन्ग टर्म स्टडी भी होती है। तो आपने उनके सैंपल कीपिंग का क्राइटेरिया आपके पास शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है। क्या जैसे साल मैन्युफैक्चर हुआ, आपने सैंपल उठाना है, लेकिन वो आपको कैसे पता चलेगा, उस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे कि सैंपल किसका कैसे उठाना है? जो आपके नॉमिनेटेड लोग हैं, वो एक एनुअल प्लान बना के प्रोडक्शन को हैंड ओवर करें। यानी आपके पास पहले एक एनुअल प्लान होना चाहिए, जिसमें मेंशन हो कि इस कंपनी में लेट्स सपोज हमारी 20 प्रोडक्ट साल की बनती है,
वो उस एनुअल प्लान के अंदर 20 प्रोडक्ट मेंशन हो, और उनका पिकअप का मंथ आप मेंशन कर देंगे, किस मंथ हम इसको पिक करेंगे। ये होता है टेंटेटिव। वो टेंटेटिव क्यों कि लेट सपोज आपने उस एनुअल प्लान के अंदर 20 प्रोडक्ट मेंशन कर दिए, लेकिन आपकी कंपनी में 20 प्रोडक्ट इस साल बनी नहीं। हो सकता है आपकी कंपनी में 18 प्रोडक्ट बने, उस बैच की एक बैच बना ही ना पूरा साल, तो इसलिए ये टेंटेटिव होता है, ठीक है। और इसमें आप मंथ की इंडिकेशन आप स्कैटर्ड कर देते हैं पूरे साल के लिहाज से। बेहतर होता है कि आप 8 मंथ तक सारी प्रोडक्ट को कवर अप कर ले, लेकिन हो सकता है 8 मंथ में सारी नवे बने, तो इसलिए हो सकता है कोई 9th में प्रोडक्ट बन रही है, कोई 12th मंथ में बन रही है, तो इसलिए ये भी एक टेंटेटिव होता है। लेकिन इस टेंटेटिव प्लान का होना बहुत जरूरी है। यानी याद रखिए, एनुअल जो आपका प्लान होता है स्टेबिलिटी का, वो एक टेंटेटिव होता है जो आपके पास होता है। कंट्रोल होता है जो स्टेबिलिटी कोऑर्डिनेटर होता है, वो इसको बनाता है, अपने सीनियर्स के मैनेजमेंट के साइन करवाता है, उसकी एक कॉपी प्रोडक्शन में डिलीवर कराता है, जहां से आप बैच पिक करते हैं। कौन सा एरिया, यानी पैकिंग का जो एरिया होता है, आपका इन प्रोसेस का एरिया नहीं, आपका प्रोडक्शन का एरिया नहीं, आपका ग्रेजुएशन का एरिया नहीं, आपका कंप्रेशन का एरिया नहीं, जहां पे आपकी प्रोडक्ट फाइनल पैकिंग होती है ब्लिस्टर के बाद, जो आपका ब्लिस्टर एरिया का जो पैकिंग का जो इंचार्ज होता है, उसको आप हैंड ओवर करवाते हैं, क्योंकि आप सैंपल वहीं से पिक करते हैं। अब उनके भी नॉलेज में होता है कि इस साल ये इस मंथ में कौन सी प्रोडक्ट बन रही है, हमने ये सैंपल स्टेबिलिटी को उठाने। आज उस प्लान के अंदर मेंशन होता है कि सारी प्रोडक्ट और उनके टेंटेटिव मंथ्स होते हैं, और नंबर ऑफ पैक्स आप डिफाइन करते हैं। आप नंबर ऑफ पैक्स कैसे डिफाइन करेंगे, लेट्स सपोज कोई प्रोडक्ट ए बन रही है और हमें कितना पैक्स पिक करने हैं, वो आप उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिहाज से पिक करते हैं। लेट्स सपोज टेस्टिंग में आपकी पहले तो सबसे पहले आप अपना पैक साइज देखेंगे कि आपके पैक साइज में कितनी टैबलेट्स है, कितने कैप्सूल है, जो भी आपका आइटम है, जो भी आपका डोजेज फॉर्म है या सीरप है, जो भी है। और आप देखेंगे कि वो उसके कितने पैक्स आपके टेस्टिंग में रिक्वायर्ड होते हैं। लेट्स सपोज अगर 10 पैक टेस्टिंग में लेते हैं पूरे 6 महीने के लिए या साल के लिए, तो आप 10 से प्लस करके कम से कम 3 से 4 पैक एक्स्ट्रा रखते हैं। इसमें एक फॉर्मूला होता है, कुछ पैक्स एक्स्ट्रा लेके आप उसको उसके अंदर एनुअल मंथली स्टेबिलिटी प्लान के अंदर मेंशन करते हैं कि इस प्रोडक्ट के हमें इतने पैक चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपकी टेस्टिंग के लिए कितने रिक्वायर्ड होते हैं। एक टेस्टिंग में आपके 2 पैक रिक्वायर्ड है, और लेट सपोज साल में जितनी टेस्टिंग आ रही है, आप फर्स्ट मंथ पे करते हैं, थर्ड मंथ पे करते हैं, 6 मंथ पे करते हैं, 9 मंथ पे करते हैं, 12 पे, फिर 24 पे। ये तो शेड्यूल गाइडलाइन आपको डिफाइन की, जिसमें अब अमेंडमेंट्स हो चुकी है कि आपका इंटरवल्स क्या होते हैं, इसको इंटरवल्स कहते हैं। उस इंटरवल के लिहाज से जितनी टेस्टिंग आपकी साल में आ रही होती है, उस प्रोडक्ट की 10 टेस्टिंग आ रही है, 6 टेस्टिंग आ रही है, तो उतने उस टेस्टिंग के लिहाज से नंबर ऑफ पैक आप सेलेक्ट करके उसके अंदर मेंशन करते हैं। इस नंबर ऑफ पैक्स का क्राइटेरिया ये होता है, ठीक है। उस मेंशन होता है। अब जो प्रोडक्शन के लोग होते हैं वो भी अवेयर होते हैं कि अब ये जैसी ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंगे, डेफिनेटली हमने क्वालिटी कंट्रोल में या क्वालिटी एश्योरेंस में जो लोग स्टेबिलिटी कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो स्टेबिलिटी चला रहे होते हैं, उनसे अलाइन करते हैं, और वो पैक प्रोडक्शन की जैसी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो उसके सैंपल्स वहाँ पे क्वालिटी में या क्वालिटी एश्योरेंस में भेज देते हैं। इससे क्या हो गया कि आपकी सैम्पलिंग की कंट्रोलिंग होगी, कि आपने जब भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंगी आपके पास सैंपल ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आप अपने रिकॉर्ड में उसको ले आते हैं। इस तरह आपकी मिसिंग नहीं होगी। ये होगी मैनेजमेंट, ठीक है। ये होगी मैनेजमेंट कि आपका सैंपल कभी मिस नहीं होगा, यानी आपके पास एनुअल स्टेबिलिटी प्लान का होना बहुत जरूरी, ठीक है। यानी हर प्रोडक्ट का कोई सैंपल मिस नहीं होना, आपने कैसे मैनेज करना है, एनुअल स्टेबिलिटी प्लान से। अब आप इंटरनल आ जाए लेबोरेटरी के अंदर। अब लेबोरेटरी में कैसे आपके टेस्टिंग कैसे मैनेज करेंगे, तो टेस्टिंग के लिए क्राइटेरिया क्या है कि हर महीने में आप टेस्ट करना है। आपके फर्स्ट मंथ में टेस्टिंग आ रही है, थर्ड मंथ में, 6 मंथ में, 9 में, 12 में जो टेस्टिंग आएगी उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए आप मंथली स्टेबिलिटी प्लान बनाते हैं। यानी आपकी जितनी प्रोडक्ट्स होती है, लेट्स सपोज इस महीने में जो जो प्रोडक्ट्स आपके पास, जो आपने शेड्यूल रजिस्टर में आप रिकॉर्ड में लाते हैं, जैसे प्रोडक्शन में प्रोडक्ट कोई बैच आपने पिक किया, तो सबसे पहले उसकी आपके पास रिकॉर्ड में एंट्री करते हैं। उसी एंट्री से आप अपना मंथली प्लान बनाते हैं। मंथली प्लान से आप क्या करते हैं, अपनी टेस्टिंग को कंट्रोल करते हैं। यानी इस मंथ में कौन कौन सी प्रोडक्ट हमारे पास टेस्टिंग पे आ रही है, तो वो आपकी कंट्रोल होती है मंथली प्लान से। यानी कोई बैच प्रोडक्शन से या कीपिंग से मिस ना होने को कैसे मैनेज करेंगे, आप एनुअल स्टेबिलिटी प्लान से, और मंथली स्टेबिलिटी प्लान से आप अपनी टेस्टिंग मिस ना हो उसको मैनेज करते हैं। यानी आपकी टेस्टिंग कोई मिस ना हो तो उसको आप मैनेज करने के लिए आपके पास मंथली प्लान होता है। क्योंकि ये बड़ा सवाल होता है कि अक्सर प्रोडक्शन से बैच मिस हो गया, या क्वालिटी कंट्रोल में टेस्टिंग से एक बैच मिस हो गया, टेस्टिंग नहीं हो पाई। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए मैं आज डिस्कशन कर रहा हूँ कि अपने पास ये प्लान होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। 6 पॉइंट हमारा ये था कि आपके पास एनुअल स्टेबिलिटी प्लान का होना चाहिए। 7 पॉइंट ये है कि आपके पास मंथली प्लान का भी होना जरूरी है, जिससे आप अपनी रूटीन की स्टेबिलिटी को मैनेज करते हैं, जिसके तहत आपकी जितनी टेस्टिंग हो रही है, यानी टेस्टिंग की मिसिंग ना हो, तो वो आप मंथली स्टेबिलिटी प्लान से
मैनेज करते हैं। मंथली प्लान का एक शेड्यूल, एक तरीकाकार है। जो स्टेबिलिटी कोऑर्डिनेटर होता है वो उसको हर मंथ के स्टार्ट पे हर मंथ का जो शेड्यूल की जो उसके पास लॉग बुक होती है उससे मंथली प्लान को बनाता है, जिसके अंदर वो मेंशन करता है कि ये प्रोडक्ट है और इसकी इस स्टोरेज कंडीशन ये है और इसकी स्टडी का मंथ इंटरवल फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जो भी वो शेड्यूल से डिफाइन करता है। जब प्रोडक्शन से आप टैबलेट बैच उठा के अपने पास रिकॉर्ड पे लाते हैं तो उसमें मेंशन करते हैं, उसके इंटरवल डिफाइन कर देते हैं। लेट्स सपोज आपने फरवरी में बैच उठाया तो उसका थर्ड मंथ आएगा मार्च, अप्रैल, मई, तो वो मेंशन कर देते हैं। फिर 6 मंथ में कौन सा मंथ आएगा वो सारा शेड्यूल के अंदर मेंशन होता है, उसके तहत आप अपना मंथली स्टेबिलिटी प्लान बनाते हैं। तो क्लियर, ये मैनेजमेंट है स्टेबिलिटी की बड़ी क्रिटिकल है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आप पूरा सेशन चलाते हैं। अगर आप ये चीज़ क्रिटिकल नहीं जानते तो स्टेबिलिटी सेशन को आप कभी भी नहीं चला सकते। आपके पास स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन, स्ट्रॉन्ग टीम और स्ट्रांगली मैनेजमेंट, स्टेबिलिटी प्लानिंग स्पेशली मंथली और एनुअल जितने प्लान से वो सारे होंगे तो आपकी स्टेबिलिटी कभी मिस नहीं होगी। एक एक स्टेप की, एक एक इंटरवल की स्टडी आपकी रूटीन से अलाइन से चलती रही। तो ये थोड़ा सा एक रिव्यू था, एक डिस्कशन थी कि आप किसी लेबोरेटरी में स्टेबिलिटी सेक्शन को कैसे रन करते हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं। अब अगर इसमें हम फर्दर डेप्थ में जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी कि आपने मंथली प्लान टोटल बनाने का क्या तरीका है, एनुअल प्लान के अंदर क्या क्या चीज पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो मैंने तो एक्सेसरी आपको चीज़ें बताई है, एक ओवरव्यू किया है कि आपको स्टेबिलिटी सेक्शन मैनेज करना हो और उसको चलाना तो आप किस तरह मैनेज करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और फिर अगर एक एक स्टेप को डिफाइन करके तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। अगर कोई आप कमेंट्स पे कोई आपको चीज़ जाननी हो तो आप बताइएगा कि स्टेबिलिटी के हवाले से जो ईच एंड एवरीथिंग आप जानना चाहते हैं मैं यही हूँ। एक चीज़ डिफाइन करूँगा, एक वास्ट एक्सपीरियंस है मेरा स्टेबिलिटी सेक्शन के हवाले से। तो स्टेबिलिटी में फिर बहुत सारी स्टडीज़ और आ जाती है, स्ट्रेस स्टेबिलिटी आ जाती है, फिर और एलिवेटेड टेम्परेचर पे, टाइम पे, फिर बहुत से क्राइटेरिया, फोटो स्टेबिलिटी आ जाती है। तो जो जो इंडस्ट्रीज में हो रही होती है वो हम डिस्कस करेंगे। होपफुली कि आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो होगा, किसी भी इंडस्ट्री में आपको स्टेबिलिटी सेक्शन को रन करना और मैनेज करना हो किस तरह हो। तो ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन आपको डिस्कस की यहाँ पे। तो वीडियो को अपलोड करते हैं। जो लोग चैनल पर न्यू थे सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।